ये कहानी मेहर गांव की है, जहां चंद्रसेन अपनी पत्नी सुलक्षणा, बड़ी बेटी कुसुम, छोटी बेटी लता और माँ के साथ रहता है। चंद्रसेन मजदूरी करके अपना घर चलाता है। पहली पत्नी की मौत के बाद चंद्रसेन ने सुलक्षणा से शादी की है। सुलक्षणा कुसुम से नफरत करती है क्योंकि वो सौतेली बेटी है। सुलक्षणा अपने पति की गरीबी से तंग आकर अमीर बनने की जुगत में एक तांत्रिक से बात करती है। तांत्रिक उसका काम करने के लिए मानव बलि मांगता है। सुलक्षणा, जो पहले ही कुसुम को रास्ते से हटाना चाहती है, वो उसकी बलि के लिए तैयार हो जाती है। सुलक्षणा की ये बात कुसुम छुपकर सुन लेती है, लेकिन डर के कारण किसी से बता नहीं पाती। सुलक्षणा मंदिर के बहाने कुसुम को अपने साथ ले जाती है। कुसुम अपनी माँ सुलक्षणा के साथ माता के मंदिर आती है। सुलक्षणा तांत्रिक का इंतजार करती है। तब तक कुसुम देवी माता को अपने मन की पीड़ा बताती है। हे देवी, मुझे जन्म देने वाली माता तो भगवान को प्यारी हो गई और सौतेली माँ मेरी बलि देना चाहती है। मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो माता। कुसुम, इधर आओ। उधर खड़ी होकर क्या कर रही थी? अपनी माँ को याद कर रही थी। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, चलो मेरे साथ। सुलक्षणा कुसुम को लेकर मंदिर के बाहर आती है, जहाँ एक नारियल का पेड़ लगा है। सुलक्षणा उसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर तांत्रिक को फोन लगाती है। तभी एक बड़ा सा नारियल पेड़ से सुलक्षणा के सर पर गिरता है। सुलक्षणा के सर से खून निकलने लगता है और वहीं बेहोश हो जाती है। तभी उस नारियल से आवाज आती है, कुसुम, मैं एक जादुई नारियल हूँ। मैं जानता हूँ सुलक्षणा तुम्हारी बलि देना चाहती है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मेरे साथ चलो। आपके साथ कहाँ? मैं तुम्हें अपने साथ एक जादुई घर में सुरक्षित रखूंगा। आज से ये नारियल तुम्हारा घर है। नारियल अपना आकार बढ़ा करके एक सुंदर घर के रूप में परिवर्तित होता है। घर का दरवाजा खुलता है और कुसुम उसमें चली जाती है। नारियल का घर हवा में उड़ जाता है। सुलक्षणा घर आकर कुसुम के गुम हो जाने की झूठी खबर बताकर रोने का नाटक करती है। चंद्रसेन सुलक्षणा की बातों पर विश्वास कर लेता है, लेकिन दादी संदेह प्रकट करती हैं। सुलक्षणा, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। कुसुम मंदिर से कैसे गुम हो सकती है? आप तो हमेशा मुझ पर शक करती हैं, सौतेली माँ का ताना देती हैं। चंद्रसेन पुलिस में शिकायत करने जाता है। तांत्रिक ने सुलक्षणा के लिए काले जादू की चौकी बिठा दी है। अगर उसे मानव बलि नहीं मिली तो काले जादू का उल्टा असर होने लगेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तांत्रिक को बलि के लिए क्या दूं? कुसुम नारियल के शानदार घर में है। इस जादुई घर में सुख सुविधा के सारे सामान हैं। फिर भी कुसुम खुश नहीं लगती। ये देखकर जादुई नारियल घर पूछता है, क्या बात है कुसुम, तुम्हें ये घर पसंद नहीं आया? मैं इस घर में बहुत अकेली हूँ। तुम अपने घर से यहाँ किसको बुलाना चाहती हो? सौतेली माँ को या डरपोक पिता को? मैं अपनी दादी को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। जादुई नारियल के चमत्कार से वहाँ दादी प्रकट होती हैं। दोनों खुश होकर एक दूसरे के गले लगती हैं। बेटा कुसुम, तुम यहाँ, और ये घर किसका है? दादी, ये मेरा घर है। क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ दादी, ये सब जादुई नारियल का चमत्कार है। अब ये मत पूछिएगा कि जादुई नारियल कौन है। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलिए, अभी मैं अपना घर दिखाती हूँ। चंद्रसेन के घर से उसकी माँ भी अचानक गायब हो जाती है। वो समझ जाता है कि इसके पीछे सुलक्षणा का हाथ है। इस बात को लेकर चंद्रसेन और सुलक्षणा में झगड़ा होता है। मुझे शक नहीं, विश्वास है कि तुमने मेरी बेटी कुसुम को कहीं गुमा दिया है। अब मेरी माँ भी गायब है। हाँ हाँ, इस घर की बर्बादी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। जब से कुसुम गायब हुई है, मेरी नौकरी चली गई। हम एक एक पाई पाई को मोहताज हो गए हैं। अगर तुम मुझे ऐसे ही परेशान करते रहोगे तो मैं भी अपनी बेटी को लेकर मायके चली जाऊंगी। सुलक्षणा अपनी बेटी लता को लेकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुसुम अपनी दादी के साथ नारियल के घर में खुश है। अब वो चमत्कारी नारियल से एक और चीज मांगती है। चमत्कारी नारियल, इस घर में मुझे स्वर्ग जैसा सुख मिलता है, लेकिन मैं तुमसे एक चीज और चाहती हूँ। बताओ कुसुम, और क्या चाहिए तुम्हें? मेरी दादी की इच्छा है
कि हम दोनों कुछ काम करके पैसे कमाएं। इसके लिए हमारी मदद करो। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए इस चमत्कारी नारियल से नारियल पानी की व्यवस्था कर देता हूँ। तुम दादी के साथ शुद्ध नारियल पानी बाजार में बेच सकती हो। इससे तुम्हें बहुत आमदनी होगी। जादुई नारियल के चमत्कार से कुसुम के नाम से नारियल पानी के पैकेट बनकर तैयार हो जाते हैं। कुसुम दादी के साथ ठेले पर नारियल पानी बेचती है। कुसुम का नारियल पानी हाथों हाथ बिक जाता है। देखते ही देखते कुसुम नारियल पानी एक ब्रांड बन जाता है। कुसुम अब ठेले से एक दुकान में आ जाती है। कुसुम नारियल पानी का नाम विदेशों तक मशहूर हो जाता है। ये बात चंद्रसेन तक पहुंचती है तो वो सुलक्षणा के साथ कुसुम के पास आता है और माफी मांगता है। कुसुम बेटी, मुझे माफ कर दो। देर से सही मगर मेरी आंखें खुल गई हैं। हाँ कुसुम, तुम्हारी असली गुनहगार मैं हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपनी छोटी बहन लता के खातिर हमें अपना लो। कुसुम बेटी, जब बड़ों को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। कुसुम अपने माता पिता को माफ कर देती है। कुसुम अपना नारियल पानी गांव के स्कूलों में फ्री में बांटने लगती है। अस्पतालों के मरीजों को भी नारियल पानी पिलाती है। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के बाहर बैठे फकीरों तक भी कुसुम का नारियल पानी फ्री में जाने लगता है। दूर दराज के गाँव में कुपोषित बच्चों को भी कुसुम नारियल पानी फ्री में पिलाकर नेकी कमाने लगती है। कुसुम की इस नेकी से चमत्कारी नारियल बहुत खुश होता है। अपनी पत्नी मनोरमा के देहांत के बाद रमेश अपने दोनों बच्चों रमा और रामू को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा कर रहा था। रमेश के घर में एक विशाल नारियल का पेड़ था जिसमें हर साल ढेरों नारियल लगते थे। उन्हें बेचकर रमेश अपने परिवार का पेट पालता था। रमेश के घर के बगल में ही उसके प्रिय मित्र बबलू का घर था। बबलू भी नारियल का व्यवसाय करता था। क्या बात है रमेश, आज बड़े व्यस्त लग रहे हो। आज जल्दी काम खत्म करके रामा और रामू को फिल्म दिखाने ले जाना है। दोनों बहुत दिन से जिद कर रहे हैं। वाह, आज दोनों बच्चों के मजे हैं। जाओ खूब मजे करो। तुम भी चलो ना हमारे साथ। आज बहुत काम है, फिर कभी जरूर चलेंगे। रमेश जल्दी से अपने काम निपटाकर अपने दोनों बच्चों को फिल्म दिखाने ले जाता है। ऐसे ही रमेश की जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी, लेकिन धीरे धीरे खराब मौसम की वजह से नारियल के पेड़ की उपज कम होने लगती है। इस वजह से रमेश हमेशा परेशान रहने लगता है। क्या हुआ बाबू, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हमसे आपकी ये परेशानी देखी नहीं जा रही। आजकल हमारे नारियल के पेड़ की उपज बहुत कम हो गई है। इस वजह से हमारे व्यापार पर बहुत असर पड़ रहा है। दिन ब दिन बढ़ते खर्चे और उपज कम होने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस बार मौसम के बदलने से फसल पे असर पड़ा है। इस वजह से इसकी उपज कम हो गई है। थोड़े दिन में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी, तब ये वापस पहले जैसे ही फल देने लगेगा। तभी वहाँ बबलू आ जाता है। क्या हुआ भैया, इस बार नारियल की खेती अच्छी नहीं हुई क्या? क्या बताएं बबलू, इस बार बदलते मौसम के कारण बहुत कम नारियल पेड़ में लगे हैं। शायद तुम्हारा नारियल का पेड़ बूढ़ा हो गया है, इस वजह से अच्छी फसल नहीं दे रहा है। वैसे अगर कोई जरूरत हो तो जरूर बताना। पड़ोसी तो पड़ोसी के काम ही आते हैं ना। ठीक है भैया। धीरे धीरे रमेश की आर्थिक हालत बिगड़ने लगती है। उसके पास पैसे की काफी कमी हो जाती है। बापू, स्कूल वालों ने स्कूल की फीस जमा करने को कहा है, वरना हमारा स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। क्या बताएं बेटा, इस बार 2 वक्त की रोटी जुटाने लायक पैसों का भी इंतजाम नहीं हुआ है। तुम लोग परेशान मत हो, हम कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लेंगे। रमेश मदद की आस लेकर बबलू के पास जाता है। मेरी थोड़ी मदद कर दो, वरना स्कूल वाले मेरे बच्चों का नाम स्कूल से हटा देंगे। देखो रमेश, तुम मेरे खास दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। तुम्हारा नारियल का व्यवसाय बिल्कुल बंद हो गया है, तो तुम मुझे पैसे लौटाओगे कैसे? रमेश उदास होकर वापस अपने घर आ जाता है। बापू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम नारियल के पेड़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे।
हाँ, और वो पहले की तरह फल देने लगेगा। अगले दिन से तीनों नारियल के पेड़ की अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। रामू दिन में 2 बार पानी डालता है और रमा ख्याल रखती है कि उस पेड़ को अच्छे से धूप मिलती रहे। धीरे धीरे उस पेड़ में वापस से अच्छी फसल आने लगती है। लेकिन एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आता है। इतना तेज आंधी तूफान है? हाँ, मैंने अपने जीवन में इतना तेज आंधी तूफान कभी नहीं देखा। आंधी की वजह से रमेश का घर उड़ जाता है। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। सभी नारियल के पेड़ का सहारा लेते हैं। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें आज रात इस नारियल के पेड़ के नीचे ही गुजारनी होगी। रमेश का पूरा परिवार नारियल के पेड़ के नीचे सो जाता है, किंतु सर्द हवा की वजह से सभी ठंड से कांप रहे होते हैं। तभी आंधी की वजह से एक नारियल का पेड़ गिरता है और देखते ही देखते एक विशाल घर में बदल जाता है। ये कैसा जादू है? नारियल का विशाल घर, इसमें तो गांव भर के लोग रह सकते हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं। सभी अंदर जाकर देखते हैं। वो घर बहुत ही विशाल और सुंदर था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और रमेश दरवाजा खोलता है। अरे बबलू भैया, आप इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बताएं रमेश, आंधी की वजह से मेरा घर उड़ गया। क्या आज हम तुम्हारे इस विशाल नारियल के घर में सहारा ले सकते हैं? हाँ भैया, क्यों नहीं। आओ अंदर आओ। मुझे माफ कर दो रमेश, मैं तुम्हारे जरूरत के वक्त काम नहीं आया और अब तुम मेरी मदद करके मुझ पे एहसान कर रहे हो। ये कैसी बात कर रहे हो तुम तो मेरे मित्र हो और जरूरत के वक्त पर दोस्त ही दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? रमेश की ये बात सुनकर बबलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रमेश को गले लगा लेता है। अगले दिन बारिश थम जाती है। रमेश के विशाल नारियल के घर की पूरे गांव में चर्चा होने लगती है। दूर दूर से लोग उसके विशाल नारियल के घर को देखने आते हैं और उस घर में रहने की इच्छा जताते हैं। क्यों ना हम इस घर को होटल में तब्दील कर दें? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हम तीनों के लिए ये बहुत बड़ा घर है और होटल से पैसे भी आने लगेंगे। रमेश उस विशाल नारियल के घर को होटल में तब्दील कर देता है, जिसमें दूर दूर से लोग रहने के लिए आते हैं। और रमेश अपने नारियल के पेड़ के नारियल पानी से सभी का स्वागत करता है। धीरे धीरे रमेश की अच्छी कमाई होने लगती है। बेटा, तुम फिर से स्कूल जाने लगोगे। सब इस विशाल नारियल के घर का कमाल है। हाँ, हमने नारियल के पेड़ की निस्वार्थ भाव से सेवा की है। नारियल के पेड़ ने जरूरत के वक्त हमारी मदद करके अपना फर्ज निभाया है। हमें हमेशा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति हमेशा हमें दुगना वापस करती है। विशाल नारियल होटल से जो भी कमाई होती है, रमेश उससे अपने गांव के लोगों की मदद करता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।